मॉक टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह है। बिल्कुल एलियन टाइप के क्वेश्चन। जिन बच्चों से पेपर नहीं होता तो उनके यही बन रहे होते हैं, बस ऑर्गेनिक याद नहीं होती, चिपकानी पड़ती है। जब कई धक्के खेले तो फिर OMR की और कब्रिस्तान एक जगह देखेंगे पेपर। ये एक तरह से मॉक टेस्ट का जो है एक्सरे ही कर दिया है। फिजिक्स और मेरा था थोड़ा टॉक्सिक टाइप का, लेकिन था सर मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता था, ना वो मेरे को छोड़ने को तैयार थी। सेल्फ चेक डे कैसे करते थे आप? संडे सेल्फ चेक डे में तो मजे ही मजे चल रहे सर। ये तो मेरे हिसाब से स्कैम है। स्कैम करने के बाद मिला क्या सर? मार्कशीट और मम्मी की चप्पल। फोन तो अगले दिन ही ले लिया था। बाइक भी सर उसी दिन बुक करा दी थी, आई लेट थी पर बुक उसी दिन करा दी। उसने लिवर को लंग बता दिया। हाँ सर, उसने भी मेरे को सिलेक्शन दिला दिया। दोस्त की बर्थडे डे आती तो सही पार्टी ले ली। मैं गेट पे से कूद रहा था, मैं दोनों तरफ था, मेरी एक टांग इधर। ऐसी कोई ट्रिक जो आप शेयर करना चाहो? डर के आगे डेरिवेशन MBBS वाला फेज है, वो नेक्स्ट लेवल है। बहुत नीट के टाइम पे तो सिर्फ NCERT याद आती थी, यहाँ तो कभी कभी भगवान भी याद आ जाता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीजे सर शो। यहाँ बातों के साथ मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती है और उसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी मिलते हैं। तो पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा बोर नहीं करने वाला हूँ। मेरा नाम है पुलकित जैन और पिछले 13 सालों से मैं कोटा में नीट एस्पिरेंट्स का दुख, दर्द, आंसू और सिलेबस का बोझ देख रहा हूँ। बल्कि देख ही नहीं रहा हूँ, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद भी कर रहा हूँ। उन्हीं एस्पिरेंट्स में से आज एक हमारे साथ है जो मुझे याद है ऐसा कहा करते थे, सर मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है, आज वो एक मेडिकल कॉलेज में है। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवाता हूँ अनुज शर्मा से, जो नीट क्रैक कर चुके हैं। वो पहले किताबों से लड़े, फिर MCQ से भिड़ गए और फिर कट ऑफ की लक्ष्मण रेखा पार कर कर अपने डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़े हैं। हेलो अनुज, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सर। तो अनुज, वैसे नीट क्रैक करना अपने आप में किसी अवार्ड से कम नहीं होता है और ये अवार्ड आपके पास है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक अल्टीमेट कन्फ्यूज़न होता है, कैसे सिलेबस ख़त्म किया जाए बिना बर्नआउट हुए। वरना आखिरी तक आते आते ऐसा लगता है कि वो सिलेबस का नहीं बल्कि सिलेबस उनका टेस्ट ले रहा है। सर जैसा कि सर आप तो जानते हो कि सिलेबस कितना बड़ा है, मैं जानता हूँ और जो कर रहे हैं वो तो बखूबी बहुत जानते हैं। अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सर, और पेपर जब आता है, पेपर जब नीट आने वाला होता है, उस समय तो सिलेबस इतना है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा लगता है। तो सिलेबस सर ऐसा तो नहीं करना कि नेटफ्लिक्स की तरह बिंज वॉच करो। सिलेबस को फेजेस में तोड़ना है। जैसे मैं आगे बताऊंगा हर चीज़ के बारे में, मैंने हर चीज़ को एक डिवाइड करके ही किया है, एक सेपरेट करके ही किया है। कोई भी चीज़ अपन ग्रोथली नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस का सर सबसे पहला बेसिक स्टेप मेरा था कि कंसेप्ट समझो, बेसिक कंसेप्ट जो नेसेसरी है तुम्हारे लिए। डायरेक्ट MCQs पे नहीं आना। MCQs पर डायरेक्ट सर अगर आप आओगे तो आपकी ये जंग का मैदान है और वो कुछ नहीं कर सकते आप उनका। तो अगर आपको जब लग जाए कि हाँ हमारा सिलेबस हो गया, हमारे बेसिक्स हो गए हैं थोड़े से, तब आपको ट्राई करना है MCQs पे आने के लिए। ये सेकंड स्टेप है कि हाँ अब डेली 5-10 MCQ लगाऊंगा मैं इस टॉपिक के। जो टॉपिक पढ़ा, पढ़ते ही सर MCQs पे आओ, लगाओ, उसको सॉल्व करो। जितने भी मॉड्यूल है एक्सरसाइज में है, जहाँ पर भी हैं उनको लगाओ, फिर एनालाइज करो कहाँ मेरा गलत हो रहा है, कहाँ मैं भूला था, थोड़ा सा देखते ही याद आया था। सब कुछ एनालाइज करना है। बिल्कुल। और उसके बाद सर आपको जब संडे मिले, जो कि लोग सोचते हैं कि ये तो फंडे है, संडे तो फंडे फंडे है। रिलैक्स डे है, आज तो कुछ नहीं पढ़ना है, आज तो सोना ही है। सर मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट डे वही है, क्योंकि इस संडे वाले दिन लोग पीछे रह जाते हैं जो नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं वही सिलेक्शन की तरफ आगे निकलते हैं। संडे सेल्फ चेक डे मेरा ट्रिक था कि संडे से सेल्फ चेक डे। कैसे वो सेल्फ चेक डे कैसे करते थे आप? सर मैं खुद की पूरे वीक की गलतियों को एनालाइज करता था, वीक टॉपिक को डिटेक्ट करता था और सेल्फ चेक करता था कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये मेरे को अब याद आ रही है या नहीं। 7 दिन पहले मैंने पढ़ा था, पिछले संडे को जो पढ़ा था वो अब याद आ रहा है या नहीं। तो उन चीज़ों को सर मैं करता था, संडे का मैं यूटिलाइज करता था फुल। और जब एग्ज़ाम टाइम पास आता है तब की क्या स्ट्रेटजी रहती थी? सर जब एग्ज़ाम पास आता है तो और कुछ ऑप्शन नहीं होने चाहिए आपके पास। रिवीजन और मॉक टेस्ट बहुत सिंसियरली, बहुत थॉरोली करने हैं आपको, और फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस बच्चे ने सर मॉक टेस्ट अगर नहीं किया है तो फिर उसका एग्ज़ाम में BP लो होना कन्फर्म है। तो अनुज, जैसा अभी आपने बताया कि जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम होता था तब आप सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करते थे।
तो मॉक टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह है, और राइड मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, और वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को आपने डिकोड किया हुआ है। यस तो आपका क्या तरीका था? सर, जैसे मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन पर ही कि ये जो भी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, वो सब कुछ डिवाइड करके ही किया था, एक सेपरेट पोर्शंस में करके। मॉक टेस्ट का भी यही तरीका था सर मेरा, मैंने उसको भी डिवाइड करके ही किया था। तो सर मॉक टेस्ट जो है, जैसे उसमें एक आप लोग तो बनाते हो सर क्वेश्चन, आपको तो पता ही है, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट को सर मैंने अपने हिसाब से 4 टाइप के क्वेश्चंस और 2 फेजेस में किया था डिवाइड। तो जो 2 फेजेस हैं सर, पहला फेज तो है कि 620 के आसपास मार्क्स, जो मैं समझाऊंगा अभी, का स्कोर हो जाए। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो है यूफोरिया वाला फेज, जिसपे कि आपका सिलेक्शन आपको पता है हो चुका है, बस कॉलेज अच्छा चाहिए, रैंक अच्छी चाहिए। तो सर पहले टाइप के क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस जो देखते ही बन जाए, जो कहीं आपने ऐसे आपको पता है कि ये तो मेरा ट्रू सोल्जर है सर, ये आपकी बैकबोन है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। जैसे 120 क्वेश्चंस है मेरे अकॉर्डिंग, उतने ही रहते थे, तो वो 60 मिनट में बन जाए, मैक्सिमम 70 मिनट्स। इतना जल्दी? बिल्कुल सर, ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता है। उसके बाद जिन बच्चों से सर पेपर नहीं होता तो उनके यही बन रहे होते हैं बस। उसके बाद सर जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कि आपने पहले कर रखे हैं मॉड्यूल में, जो नोट्स में, एक्सरसाइज में, कहीं से भी कर रखे हैं, पिछले पेपर्स में भी आए हैं, वो भी आपने कर रखे हैं, बिना कन्फ्यूज़न के आपके टाइप 1 के क्वेश्चन की फॉर्म में हुए थे। लेकिन सर अब आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है कि यार अब क्या होगा, क्या पता किसी भी रीज़न से। सर वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा परेशान करता है, पर हो जाता है आखिरी में लौट के जब आप आओगे तो वो क्वेश्चन हो जाता है बहुत आसान से। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों टाइप 1 एंड 2, ये आपके अराउंड 160 होने चाहिए, 150 व 160 होने चाहिए। तो जिससे कि टोटल आप 160 इंटू 4 तो 620 मार्क्स हो रहे हैं। तो ये एवरेज रहता था, 640 हो रहे हैं, लेकिन काट अगर उसमें से एक दो कुछ गलत भी हुए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आपका रहता था। इनसे 620 मार्क्स रहते थे। Yes, टाइप 1 मतलब ऐसे सवाल कि मतलब जो एक तरह से आप नींद में भी कर दो, बिल्कुल सर वही था। और उसके जिसमें बाद दूसरा कंफ्यूजन रहता था, उस पे लौट के आने पे वो हो जाते थे। हो जाते थे, बहुत आसानी से हो जाते। तो सर मतलब डॉक्टर बनने वाला वो फेस तो लगभग हाँ, तय सा हो जाता है। जो बेस लाइन थी वो क्लियर कर लिया। अब इसके बिल्कुल। बाद मार्क्स बढ़ाने हैं, कॉलेज अच्छा लेना है और रैंक बढ़ानी है, और ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद सर आते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस, जो कि होते हैं गट फीलिंग वाले। और यार ये तो मेरे को पढ़ तो रखा है, ये मेरे रिश्तेदार की तरह है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या करते थे? जय माता दी। सर जय माता दी जय तो माता नहीं दी करना है। चाहिए सर, जय माता दी तो नहीं करना चाहिए। उन क्वेश्चंस में आपको ऐसे वो रहता है कि मैंने तुक्का लगाया है। तुक्का तो सर ऐसा सच कुछ नहीं होता है, आपने पढ़ रखा है तभी आपने ऑप्शन लगाया है, बट फिर भी सॉर्ट ऑफ तुक्का ही है सर। वो जो क्वेश्चन है उसमें लगता है जैसे बी हो सकता है या डी हो सकता है, इन दोनों में से एक ही होगा। तो सर उसमें तुक्का तभी लगाना जब आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, गट फीलिंग ज़्यादा है, आपको लगे कि मेरा कंसेप्ट तो सही है पर मैं श्योर नहीं हूँ। वरना सर जो डी ऑप्शन है वो दर्द बन सकता है आपके ओएमआर के बाद, आंसर के बाद। उसके बाद सर जैसे अगर तुक्का गलत लग गया बहुत ज़्यादा कि आपने तुक्के ही तुक्के खेले, तो फिर ओएमआर की और कब्रिस्तान एक जैसे दिखेंगे पेपर के बाद। उसके बाद सर टाइप 4 क्वेश्चंस आते हैं जो लगते हैं कि नासा के इंटर्न्स ने ही बना के भेजे हैं। तो बिल्कुल एलियन टाइप के क्वेश्चन। बिल्कुल सर वही जो आप कह रहे हो, एलियन टाइप के क्वेश्चन ही लगते हैं। तो सर वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, वो डेरिवेशन के बीच में से होते हैं, वो जो कि आगे मैं बात करूंगा अभी। सर उन क्वेश्चंस के लिए मेरे हिसाब से आपको 5-6 क्वेश्चन होने चाहिए, मेरे तो वही होते थे, लेकिन मैक्सिमम 10 से ऊपर ना जाए जो बच्चा सिलेक्शन का सोच रहा है। और सर वो क्वेश्चंस टाइम लेकर ही लास्ट में करने हैं, जब आपकी टाइप 1, 2, 3 सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ओएमआर फिल हो चुकी है, तब आपको टाइम लेके करने हैं। और एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दे सकते हो, और हो भी जाते हैं सर वो क्वेश्चन आके। क्योंकि आपने पहले आपको पता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और ये 5-6 जो आपने कहा एलियन टाइप के क्वेश्चन नासा के साइंटिस्ट ने बनाए, तो इनको आप प्रॉपर टाइम दे पाते थे। यस सर। अच्छा, फिर उसमें से आपके सही कितने होते थे? सर मेरे तो ऑलमोस्ट सारे सही होते थे, 80-90% का रेशो रहता था, गलती से कोई गलत हो जाए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे, वो वाले जो आपको एलियन टाइप के लगते थे। यस सर, बिल्कुल मेरे सही हो जाते थे वो क्वेश्चन। तो आपके लिए फिर सारा पेपर एलियन वाले टाइप का क्वेश्चन का ही बना दे। सर फिर 24 घंटे दीजिए मुझे पेपर करने के लिए। वो तो पॉसिबल है नहीं। तो सर ये भी पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने तो बिल्कुल एक तरह से मॉक टेस्ट का जो है एक्सरे ही कर दिया है, और मैं तो कहूँगा एक्सरे क्या, एमआरआई कर दी, सिटी स्कैन कर दिया। सर तो ये तरीका होपफुली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अनुज, हर नीट एस्पिरेंट का ना
एक टॉक्सिक एक्स होता है, वो वाला नहीं, सिलेबस वाला कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जैसे कि फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री या कुछ और। तो ऐसा कुछ तुम्हारे लिए भी था? किसने तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया और फिर क्या तरीका था जिससे तुमने उसको ओवरकम किया? ये तो सर आपने टॉक्सिक एक्स पे ही हाथ रख दिया, लेकिन किसकी याद आ गई? सर अब ये तो मत पूछो, फिजिक्स की भी आ रही है किसी और की भी आ रही है, लेकिन मैं फिजिक्स का बता देता हूँ अभी। सर फिजिक्स और मेरा था थोड़ा सा कि टॉक्सिक टाइप का, लेकिन था सर, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता था, ना वो मेरे को छोड़ने को तैयार थी, क्योंकि उसके सहारे ही मैं आगे बढ़ सकता था जिंदगी में। बिल्कुल। और सर सॉर्ट ऑफ ऐसा था कि प्यार भी था, पर उसको टकरार मुझसे ज़्यादा थी। तो सर मैंने फिजिक्स का तरीका कुछ ऐसे सोचा था, वही फेजेस में डिवाइड करना। तो मेरे को था कि सर सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना है, बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से, डेरिवेशन पूरा पढ़ना है। मेन तो कंसेप्ट था कि डेरिवेशन पूरा पढ़ना है। तो सर मैंने एक वो बना लिया था, डर के आगे डेरिवेशन है। डर के आगे डर के आगे डेरिवेशन है, जो कि सर बहुत ऐसे रोल था मेरा, प्राइम रोल। तो सर डेरिवेशन जब मैंने अच्छे से पढ़ी, डेरिवेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सर जब डेरिवेशन अच्छे से पढ़ी, उसके बाद एमसीक्यूज़ पे आता तो एमसीक्यू होने लगे थे। जब 1-2 एमसीक्यू हुआ, 3 हुए, 10 हुए, उसके बाद तो सर फिर मेरे को हो गया कि हर दिन एक एमसीक्यू बढ़ाना है। जैसे सर आप लग रहा है कि जिम जाते हो सर, आपका भी, आपने भी रैप बढ़ाए होंगे सर जिम में बिल्कुल। हर दिन रैप बढ़ाते हैं और हर दिन दर्द तो होता है सर। बिल्कुल भी वेट भी आप बढ़ाते होंगे, डिफिकल्टी लेवल। तो बिल्कुल। सर सेम मैंने ये किया था कि पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया, कम क्वेश्चन से स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट में आते आते हार्ड क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाते थे। तो उस वक्त तकलीफ तो आपको भी हुई होगी जैसे मैं रैप बढ़ाते हुए होती है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट भी मिला। बिल्कुल सर, दैट पेज ऑफ ऑल्सो। बिल्कुल। तो उसके बाद सर जो था कि फिजिक्स तो लॉजिक प्लस प्रैक्टिस है सर, रटने का तो उसमें कुछ है ऐसा है नहीं। जैसे सर आप चलते तो आप फिजिक्स की वजह से हो, फ्रिक्शन की वजह से हो, लेकिन सर आप चलना याद थोड़ी ना करते हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कल कैसे चला था, सुबह कैसे चला था। वो तो सर आप चल लेते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता है इस ग्राउंड पर चलूंगा, चल लूँगा। तो सर फिजिक्स में भी सेम है, आपने अगर प्रैक्टिस की है अच्छी, आपने ईमानदारी से थॉरोली डेरिवेशन पढ़ा है, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा सर। एक आपके पास ये भी प्लस पॉइंट है, अगर कभी भूल जाते हो तो, और सर आपका क्वेश्चन भी बनेगा बिल्कुल। बिल्कुल, फिजिक्स तो हमारे आसपास ही रिवॉल्व करती है, बस उसी को अप्लाई करना है। और डेरिवेशन वाली बात आपकी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि आजकल ऐसा तो देखने को बिल्कुल मिलता है कि कई बार डेरिवेशन के बीच से सवाल आ जाते हैं और कई स्टूडेंट्स तो डेरिवेशन को छोड़ ही जाते हैं। तो अगर बीच से सवाल आते हैं वो आपका सॉल्व होना तय है, और साथ में जो एंड का फॉर्मूला है वो भूलने का डर भी नहीं रहता। सर जो बच्चे डेरिवेशन नहीं करते, मेरे हिसाब से उन्हीं के एलियन क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। किसी किसी को तो पूरी फिजिक्स ही एलियन लगती है, तो वो डेरिवेशन का ही लैक है। अगर डेरिवेशन की है तो आपको फिजिक्स, क्योंकि 20 से क्वेश्चन आते हैं, वही परेशान करते हैं। बिल्कुल। तो अनुज, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की टाइम में हर स्टूडेंट की लाइफ में ये फेज़ आता है, और कई स्टूडेंट की लाइफ में तो ये फेज़ बार बार आता है कि उनके मोटिवेशन की बैटरी लो हो जाती है। उसके बाद ऐसा मानो दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, एक तरह से दिमाग का दही हो जाता है। तो उस वक्त आपके लिए, क्योंकि ये सब स्टूडेंट की लाइफ में आता है, तो उस वक्त आपके लिए आपके मोटिवेशन का पावर बैंक का सोर्स क्या था? सर मेरा तो जैसे था कि मैनिफेस्टेशन थे सर मेरे, कुछ मैनिफेस्टेशन थे। एक तो सर इमोशनल एस्पेक्ट भी था, एक मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट भी था उसका। सर मटेरियलिस्टिक तो था कि बाइक चाहिए, फ़ोन चाहिए, जो हर लड़के का होता है बेसिकली। और इमोशनल एस्पेक्ट था सर कि पेरेंट्स के चेहरे पर प्राउड आएगा, आप टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया है सर वो भी खुश होंगे, तो खुद को भी खुशी मिलेगी सर, अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दोनों एस्पेक्ट थे, लेकिन मेरे को ज़्यादा पुल कर रहा था सर जो मटेरियलिस्ट वो पुल कर रहा था मुझे। तो क्या सोच के रखा था आपने एग्जाम सर जैसे मैं अगर मोटिवेशन डाउन होता था तो बाहर जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो सोचता था कि यार बाइक होगी, घूमा करेंगे, शाम को गाने सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, और सर वैसा कुछ फ़ोन होगा, अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे और फ्लेक्स करेंगे। तो सर मेरा वही था बेसिकली। रात को मैं पढ़ता था, नाइट होल था, तो रात को पढ़ के जब भी सुबह सोता था, सर डायरेक्ट नींद तो नहीं आती है किसी को भी। नहीं, मेरे को तो डायरेक्ट नींद आ जाती है। सर आप नीट दे के देख लिया, आपको भी नहीं आएगी। तो सर डायरेक्ट नींद तो नहीं आती है, लेकिन तो 15-20 मिनट का जो भी टाइम मिलता था सोते टाइम पे, तो मैं उस टाइम पे सोचता था कि यार ये लेना है, पेपर के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। सारा कुछ किया भी सर। पेपर के बाद फिर ये सब आपने लिया? हाँ सर, फ़ोन तो अगले दिन ही ले लिया था। 7 मई को पेपर दिया था और 9 मई को फ़ोन ले लिया था। अच्छा, और बाइक भी सर उसी दिन बुक करा दी थी, आई लेट थी पर बुक उसी दिन करा दी थी। तो अब तो आप MBBS वाले फेज में हो। यस सर। तो अब इसके बाद भी कुछ मैनिफेस्ट कर ही रखा होगा?
ये सब कार सोच रखी है बहुत, ऐसे BMW की मोटर स्पोर्ट कार सोच रखी है, अब देखते हैं क्या होता है। होपफुली जल्दी से बड़े जल्दी ही आप है उसको लो। यस सर। तो अनुज, अगर अभी एमबीबीएस नहीं कर रहे होते तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या था, क्या कर रहे होते? सर टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई ऐसे सेकंड ऑप्शन था नहीं, मैं बहुत सोच समझ के ही आया था कि मुझे नीट करना है, एक ड्रॉप भी लिया था इसलिए। तो सर नहीं होता तो ऐसा कोई ऑप्शन सोचा ही नहीं था। और ये जो नहीं होना और कुछ और कर लूँगा वाला एक फुल बैक भी है सर, क्योंकि फिर वो रहता है जब मोटिवेशन डाउन हो रहा होता है, जब मेहनत ज़्यादा हार्ड होती है, तब लगता है कि यार छोड़ देते कुछ और कर लेंगे। तो सर वो छोड़ देते हैं वाला आया ही नहीं कभी, था कि यार करना तो यही है, तो पढ़े भी उसी हिसाब से सर। जब डाउन थे तब भी फिर 10 मिनट बाद कि नहीं पढ़ते हैं देखते हैं, तो वो हिसाब से। अनुज, तो हर स्टूडेंट को ना ये सुनने मिलता ही है, और तुम्हें भी ज़रूर सुनने मिला ही होगा कि बस अभी थोड़ी मेहनत कर लो, अभी थोड़ी पढ़ाई कर लो, उसके बाद कॉलेज जाके तो मज़े ही मज़े हैं। तो अब तो तुम कॉलेज में हो, एमबीबीएस में हो, सेकंड ईयर में हो, तो मज़े ही मज़े चल रहे हैं। सर क्या बताओ आपको, क्या मजे चल रहे हैं। लेकिन सर ये तो मेरे हिसाब से कि स्कैम है, स्कैम ऑफ द सेंचुरी, स्कैम ऑफ द यूनिवर्स, स्कैम ऑफ द मल्टीवर्स मेरे according। सर ऐसा कुछ नहीं है, मजे ही मजे कुछ नहीं है, क्योंकि घर वालों ने बोला था 10th कर लो उसके बाद तो मजे ही मजे मजे हैं। हैं। तो 10th करने के बाद मिला क्या सर, मार्कशीट और मम्मी की चप्पल। उसके बाद सर 12th कर लो, मजे ही मजे। 12th के बाद सर क्या मिला, पापा की चप्पल। कोचिंग की चिल्ली मिली सर, कोचिंग में जाओ और ये करो सर। उसके बाद नीट यूजी कर लो, उसके बाद तो सर आपने ही बोला था कि मजे हैं। बिल्कुल, घर वालों मैं ने तो अभी भी बोला था बोलता हूँ। मजे हैं। सर नहीं है, घर वालों ने बोला था मजे हैं, खुद भी सोचा था सर कि हाँ अब तो डेफिनेटली मजे हैं, पर सर नहीं है। अब second क्या year में दिक्कत है हूँ। भाई? अब तो सीनियर्स बोल रहे थे इंटर्न के बाद असली लाइफ स्टार्ट होगी, इंटर्न के बाद है सब कुछ है। तो सर मजे तो ऐसे इनफाइनाइट लूप है सर, ऐसे सच कभी मजे नहीं आते हैं, खुद ढूंढ लेते हैं, वो अलग बात है, छोटे छोटे मोमेंट्स पे। तो अब ऐसा क्या स्ट्रगल आ गया भाई? सर कॉलेज में आप देखो फार्मा पढ़ रहे हैं, ड्रग्स है उसमें अच्छे खासे, ऐसे एक एक ड्रग का नाम ऐसा है आप याद ही नहीं कर सकते हो। तो मुझे तो याद करना ही नहीं है, मैं एमबीबीएस थोड़ी कर रहा हूँ। तो वही सर दिक्कत आती है, बहुत ड्रग्स है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ सर, आप सुनना। बिल्कुल बताओ। साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, ज़ैल्यूटोन, ओमेलिज़ुमैब, जाफिरलुकास, मॉन्टेलुकास, सिक्लेसोनाइड, बडेसोनाइड, मोमेटासोन। रुक जा भाई, रुक जा। ये कौन सी बीमारी का इलाज कर दिया? सर ये अस्थमा के ड्रग्स है, जैसे जो नेबुलाइजर लेते हैं लोग, तो अस्थमा के ड्रग्स हैं ये प्रॉपर। तो यही है सर, मजे तो याद करने का तो है। पर सर जब लेकिन जब आउटपुट निकलता है, जब ऐसे कहीं रखा हो, नेबुलाइजर रखा हो, कोई ले रहा हो, तो याद आता है यार ये इसमें ये होगा, तब अच्छा लगता है कि यार मैंने पढ़ा तो है कुछ। और कभी दोस्त भी पूछते होंगे, फैमिली भी पूछती होगी, तो लगता होगा कि हाँ ये वाली दवाई इस चीज़ की, बताने में एक प्राउड सा फील तो आता ही बिल्कुल होगा। सर, बिल्कुल। जैसे किसी ने बोला कि यार गर्ड हो रहे हैं, उल्टी आ रही हैं, तो सर आता है यार पेंटाप्रोजोल ले ले, डोमपेरिडोन ले ले, तो दवाइयाँ पता है सर, अच्छा लगता है। स्ट्रगल तो देखो अनुज, हर फील्ड में है, हर जॉब में है, लेकिन अपने काम से अगर प्यार हो जाता है ना, तो फिर वही मज़े हैं। तो आगे तो तुम्हें कंट्री को सर्व करना है, लोगों की मदद करनी है, पेशेंट की बीमारी दूर करनी है। तो पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन ये वाला जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये भी तो अपने आप में मज़ा ही है। बिल्कुल सर। अनुज, जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स ना बायो लेते हैं मैथ से डर के, फिर बाद में जब बायो लेते हैं तो उनको सब्जेक्ट्स के नाम सुनाई देते हैं, फिज़िक्स, फिज़िकल केमिस्ट्री, और तब होता है असलियत का सामना। हालांकि ये असलियत का सामना तुम्हारा तो हो रखा है, तुम तो एमबीबीएस में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अब तो मैथ से छुटकारा मिल सा गया होगा। सर बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लग रहा है। ये सर एक स्कैम है, ये सेल्फ मेड स्कैम है सर, क्योंकि खुद बच्चा सोचता है कि मैं बायो ले लूँगा, मैथ्स का है ज़िंदगी में, फिर पहले दिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, तो सोचता है कि होगी थोड़ी बहुत होगी, अपनी उतनी नहीं होगी। लेकिन सर सेम इंटेंसिटी, सेम डर, और उसके बाद तो लगता है कि ये तो बढ़ती जा रही है, परेशानी कर देती है मैथ्स। लेकिन सर मैथ्स है पूरे टाइम ही है। उसके बाद एमबीबीएस में आ गए, तब तो सोचते थे कि अब तो काम नहीं बढ़ेगा नीट के बाद, लेकिन इस पे भी है सर मैथ्स, बहुत ज़्यादा मैथ्स। अब कहाँ मैथ्स का काम आ रहा है? सर है मैथ्स, फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट बताई मैंने, उसके अंदर ड्रग ड्रग तो आप दे रहे हो सर कि ये दे दिया, लेकिन किस हिसाब से दोगे आप? किसी पेशेंट को ड्रिप चढ़ रही है तो सर आप उसको हाइट, वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, पोस्चर के अकॉर्डिंग, सब कुछ के अकॉर्डिंग ही तो ड्रग दोगे। रेट कितनी होनी चाहिए पर आवर, क्या होना चाहिए, तो सब कुछ ड्रग। ज़्यादा दे दिया ड्रग तो भी दिक्कत, कम दे दिया तो भी दिक्कत। बिल्कुल सर। जैसे एक सब्जेक्ट और है ऑप्थेल्मोलॉजी, आँखों की, उसमें सर जो लेंस लगते हैं, लेंस ऐसे ही थोड़ी ना लगा दो, या कांच का टुकड़ा थोड़ी ना, वो भी एक प्रॉपर उसके साथ लगाया जाता है, कितना घिसना है, कितना दूर का नहीं देख सकता। तो सर वो भी जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एक फिनोमेना है फिजिक्स के, उसके अकॉर्डिंग ही तो
लेंस लगते हैं, तो उसमें काफ़ी काम आती है फिजिक्स रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो प्रैक्टिकली सही में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सर। तो मैथ्स मुझे तो ये पता ही था पीछा छोड़ने वाली नहीं है, मैं तो बस तुमसे सुनना चाह रहा था। अब तो सर हमें भी पता चल गया, और फिर अब तो अच्छा भी लगता है। ठीक है यार, मैथ्स है तो आनी भी चाहिए सर, पैसा भी कमाना है और डॉक्टर से कोई लोग पहले। नोट भी तो गिनना है। बिल्कुल सर। तो तुम्हारी बातें सुन के ये लग रहा है कि एमबीबीएस भी इजी तो नहीं है। तो ये बताओ, प्रिपरेशन वाला फेज था वो ज़्यादा टफ था या एमबीबीएस वाला फेज ये ज़्यादा टफ लग रहा है? सर प्रिपरेशन वाला फेज ऑब्वियसली टफ था, और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मेरे भाई बहन नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। वो टफ था भी सर, जब मैं था वो टफ था भी। लेकिन सर अब जो एमबीबीएस वाला फेज है वो नेक्स्ट लेवल है बॉस। वो उसमें तो आप बोल भी नहीं सकते कितना टफ है। इसमें तो एक अंदाजा तो लगता था कि यार इस बार का पेपर हार्ड था, उस बार का पेपर आसान था। इसमें तो हर बार का पेपर, हर बार की सब्जेक्ट हार्ड ही है। तो सर ये वाला जो फेज है, इसमें सिर्फ आपके पास सब्जेक्ट सिलेबस नहीं है, एक सब्जेक्ट और है पेशेंट आपका। तो वो जो सब्जेक्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है सर। उसमें तो टफनेस फिर आप कर ही नहीं सकते हो कैलकुलेट। क्या पता क्या सिम्टम लेके आ रहा है, तो आपको इंस्टेंटली उसको सही करके देना है, उसके फैमिलीज को सेटिस्फाई भी करना है। तो वो बहुत बड़ा टास्क है सर। जैसे नीट के टाइम पे तो सिर्फ एनसीईआरटी याद आती थी, यहाँ तो कभी कभी भगवान भी याद आ जाता है। जनरली अनुज, मैंने ऐसा देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना थोड़ी सी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट सी लगती है कि उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारा याद करने का होता है। तो वो आपने वो कैसे याद किया? सर ऑर्गेनिक हाँ है, सबके लिए डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट तो नहीं है सर, हार्ड सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, वो आसान ही है, स्कोरिंग है, लेकिन लेंदी ज़्यादा है, रटने का ज़्यादा है उसके अंदर सर। ऑर्गेनिक याद नहीं होती, चिपकानी पड़ती है दिमाग में। तो सर उसमें काफ़ी सारी रिएक्शन से एक दिन लगा पढ़ते पढ़ते कि मैं भी रिएक्शन में ही कन्वर्ट हो जाऊंगा, बस एक फ्री रेडिकल की कमी है। तो मुझे रिएक्शन में ही बना वो कॉलेज में मिल गया होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है खैर। लेकिन मैंने सर याद करने का एक तरीका देखा था, एक निमोनिक्स बनाया दोस्त के बर्थ डेट पे। तो जो निमोनिक बनाया था सर, टेम्परेचर कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन में, तो उस हिसाब से बनाया था निमोनिक। और कोइंसिडेंटली मजे की बात सर ये है कि वो क्वेश्चन भी आ गया पेपर में नीट में, तो वो भी मेरा सही गया सर। उसने भी मेरे को सिलेक्शन दिला दिया, दोस्त की बर्थ डेट याद थी तो उससे ही पार्टी ले ली, दोनों काम हो गए थे मेरे। डबल मजा मतलब। बिल्कुल ये तो अल्टीमेट जुगाड़ है यार। सर। मैं भी अपनी क्लासेस में वैसे बहुत सारे जुगाड़ स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो अनुज, ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंस जो ड्यूरिंग आपके प्रिपरेशन टाइम में, नीट प्रिपरेशन टाइम पे या फिर अभी कॉलेज टाइम पे, ऐसा कुछ जो आपको याद आ रहा हो? कॉलेज में तो बहुत है पर बताने लायक नहीं ऑन स्क्रीन, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बिल्कुल, वो बताना। प्रिपरेशन का मेरे को एक याद आ रहा है। जैसे हम सुबह पढ़ते थे सर, सुबह तक हम 4-5 दोस्त एक ही पीजी में रहते थे। नाइट आउल थे तुम तो। सर नाइट आउल थे ही, तो हम सारे दोस्त एक ही पीजी में रहते थे। अब सुबह सर एक तलवंडी सर्कल है ही कोटा में, तो वहाँ पर नाश्ता करने जाते थे। तो जैसे सर 3:30 या 40 हो जाते थे, 4 बजे खुलता है वो, तो हम सब तैयार हो जाते थे कि अब जाना है, करना है, पढ़ाई भी, किताबें बंद, एक दूसरे की बंद करवा रहे हैं। उसके बाद सर निकलने की जल्दी रहती थी, 3:40 पे हम निकलते थे कूद के। गेट तो खुलता नहीं था, अच्छा। कूद के निकलते थे सर। तब तो हम निकल जाते थे क्योंकि कोई जाग नहीं रहा होता था। और जब लौटते टाइम 5 बजे आ रहे हैं, तो मेरे क्या सर 5:20 5:10 पे आते थे। मेरे जो हाउस ओनर भैया थे वो काफ़ी चिल थे, तो एक दिन वो गेट खोल रहे थे और गेट खोलने के लिए बाहर निकले, मैं गेट पे ऐसे कूद रहा था, तो मैं दोनों तरफ था, मेरी एक टांग इधर एक टांग इधर। अब सर जो मैं कूद रहा हूँ उस टाइम में भैया बाहर आ गए, कह रहे क्या कर रहा है भाई? मैंने भैया वो अंदर आ रहा था। कहाँ से आ रहा है? मैंने भैया यार वो भूख लगी थी, आज गया था नाश्ता करने। अगर मैं तो डेली गेट खोल देता हूँ, आज तो मैं लेट उठा हूँ, मैं तो 4:50 पे ही खोल देता हूँ। अब सर मेरे को उस टाइम पे और ये सब बातें कब हो रही थी? जब गेट पे चढ़े हुए थे? गेट पे बीच पे सर बैठा हुआ हूँ मैं, गेट पे ऐसे पकड़ के। मैं भैया से बोल रहा हूँ यार भैया मैं तो रोज है ना 5 बजे कूद रहा हूँ। फिर मैंने उनसे सच भी बोली थी इनडायरेक्टली, फिर कह रहा है यार भाई मैं खोल ही देता हूँ कूदता है। इसके बाद तो सर फिर अब नॉर्मल आने लगे, फिर नहीं कूदा उसके मतलब बाद। खुले हुए ताले के गेट खूब कूदे। खूब कूदे खुले ताले में सर, पता ही नहीं था, रात में दिखता तो था नहीं। उसके बाद गेट कूदना छोड़ा या नाश्ता करना? नहीं ना सर, नाश्ता करना तो कोटा वाले छोड़ नहीं पाते बच्चे सुबह, लेकिन गेट कूदना जरूर छोड़ दिया आते आते टाइम था सर। फिर तो भैया को भी पता चल चुका था, तो चिंता। तो ये प्रिपरेशन वाला किस्सा तो बहुत ही मज़ेदार था। तो अब एमबीबीएस वाला भी एक आध कोई किस्सा सुनाई दो। सर एमबीबीएस वाले काफ़ी हैं पर बताने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बताता हूँ सर। वाइवा में एक बार हुआ था एनाटमी के डीएच में, हमारा वाइवा था सर। मेरा दोस्त जो था वो 2 ऑर्गन पढ़ के गया था सॉफ्ट ऑर्गन, एक तो हार्ट और एक लंग। लेकिन सर उसको क्या है, सर ने लिवर पकड़ा दिया।
अब सर वो हो गया कंफ्यूज उसमें, और उसने पढ़े ही 2 थे। 2 में तो था कि यार मैं बता दूंगा, अब वो लिवर पकड़ा हुआ बता रहा है ये सर लेफ्ट लोब है हार्ट और लंग की, ये सर राइट लोब है लंग की। तो सर कह रहे हैं कि ये लंग है। हाँ सर लंग है, ये रही एल्वेओलाई। तो सर वो सर भी हंसने लगे, और बगल में हम 4 लोग थे सर, वो भी हंसने लगे कि क्या बता रहा है। तो सर वो बहुत, अगर आप वहां होते तो आप फील करते, बहुत फनी। तो उसने लिवर को लंग बता दिया। हाँ सर, और लगा है कि सर ऐसे सांस लेते हैं क्रोनिक स्मोकिंग से ये होता है, वो लगा हुआ है। चलो अच्छा है। कुछ और नहीं बताया। एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग दोनों की अलग अलग ऑर्गन पे कनेक्ट कर रहा था। हार्ट को किसने क्या बताया? हार्ट तो सर मेरे पे आया था, मैंने तो तेरे में बताया। तो अनुज, ऐसी कोई ट्रिक जो आप शेयर करना चाहो, जो आपने अप्लाई करी हो और उससे आपको बहुत हेल्प मिली हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम? जी सर बिल्कुल। मेरा था रिवीजन स्ट्रेटेजी का, मेरा अच्छा था, टाइम एफिशिएंट, और फुल एनर्जी जहाँ देनी चाहिए वहाँ देता था, लो एनर्जी में जहाँ करना चाहिए वहाँ करता था। तो सर ये भी मैंने डिवाइड करके किया था। 2 टाइप के मेरे मेन टॉपिक्स होते थे। एक तो जो मुझे नहीं आते हैं सर, उनको मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करता, उनको सबसे पहले पढ़ता था मैं किसी चैप्टर में। उसके बाद उनको अच्छे से पढ़ लिया, उनके सारे एमसीक्यूज लगा लिए नोटबुक की, और जहाँ जिस सोर्स से कर रहा हूँ। उसके बाद सर जो नीट में ज़्यादा आते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ता था, पीवाईक्यूज लगाता था, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता था। उसके बाद सर जो पेरिफेरल चैप्टर था उसको करता था मैं। तो वो सर बहुत एफिशिएंट था मेरे लिए। और गलती से भी रह जाए जो पेरिफेरल पार्ट है, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो मैंने कर ही लिया, उतना टाइम सब देते हैं। उसके बाद अगर रह भी जाए तो सर नीट में आता था तो हो ही जाता था, बस नीट में मॉक टेस्ट में आता था तो हर बार ही हो जाता था। तो ऐसे कॉन्फिडेंस भी आता कि क्योंकि सबसे पहले वो वाला पार्ट कर लिया जिसमें डाउट रहता यस था, सर बिल्कुल। तो उसके बाद जो इजी वाला पार्ट था वो तो अगर छोड़ भी दिया कभी टाइम के रहते तो वो हो ही जाता था। ये सर जो जो टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ तो उनके अंदर भी ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आ ही जाते थे। बहुत बढ़िया तरीका है और होपफुली ये हर एग्जाम देने वाले के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सर, माय प्लेजर ऑल्सो। ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। तो बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड ऑफ पीजे सर शो विद अनुज, जहां हमें मिले मोटिवेशन के डोजेस, स्ट्रगल की कहानी और एक क्लियर मैसेज, कंसिस्टेंसी ही असली किंग है। तो अगर आप भी नीट की जर्नी में हैं तो याद रखना, हर एक टॉपर कभी बिगनर था। रोज का एक एफर्ट कल के रिजल्ट में बदलेगा। तो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक डिस्ट्रैक्शन को बोलो बाय बाय, और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए पीजे सर को बोलो हाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो। तब तक पढ़ाई करें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और खुद को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल ना करें। साइनिंग ऑफ।